गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं पीसी कुमावत, बायोलॉजी की फैकल्टी, और आरबीएससी बोर्ड के लिए चल रही सीरीज में अगला चैप्टर लेके अपन हाजिर है। और आज अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सही। और ये जो चैप्टर है ये बोर्ड में 3 मार्क्स का चैप्टर है और इससे कोई भी डिटेल्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सही। तो बिना समय को खराब किए हुए इस चैप्टर को सवालों के फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इससे बनते हैं सारे अपन एक बार डिस्कस कर लें। सही। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। अब देखो, पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? तो सुनो, अलग अलग बायोलॉजिकल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर ही क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? कि अलग अलग बायोलॉजिकल लेवल्स पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है अर्थ पर, सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो इधर देखो, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? sum total of all organisms present at all biological levels constitutes biodiversity। सही। आसान सी परिभाषा है कि सभी बायोलॉजिकल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सभी मिलाकर ही क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो इधर, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट और नेम द मेन हॉटस्पॉट इन इंडिया। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या है और इंडिया के अंदर जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है उनके नाम बताने। तो हॉटस्पॉट क्या है? तो सुनो, ऐसे एरियाज जिनकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। ऐसे एरियाज जिनकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है उन्हीं को क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट बोलेंगे। तो हॉटस्पॉट क्या है? तो इधर देखो कि हॉटस्पॉट आर दी एरिया ऑफ ग्रेटर, या मैं बोलूंगा हायर बायोडाइवर्सिटी। कि वे सारे एरियाज जिनकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है उनको ही क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट। और सुनो, हॉटस्पॉट जो होते हैं ये टोटल लैंड एरिया का 2% से भी कम है, लेकिन अगर इनको कंजर्व कर लिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस को या बायोडाइवर्सिटी लॉस को 30% तक क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कहा? कि हॉटस्पॉट जो है लैंड एरिया का 2% से भी कम एरिया है, और अगर इस 2% से कम एरिया को कंजर्व कर लिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को 30% तक अपन क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो हॉटस्पॉट क्या है? ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एरियाज है। और ध्यान रखना कि हॉटस्पॉट कंस्टिट्यूट्स लेस देन 2% एरिया। लेकिन ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ हॉटस्पॉट कैन रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस अप टू 30%। सही। अब यहां पर एक और सवाल पूछा है कि इंडिया के अंदर जो है वो मेन हॉटस्पॉट कितने हैं। तो पहले सुनो, वर्ल्ड के अंदर होते हैं 34 हॉटस्पॉट, और इंडिया के अंदर पूछे तो इंडिया के अंदर जो है वो 3 हॉटस्पॉट होते हैं। तो इंडिया जो है इसके अंदर 3 हॉटस्पॉट है, और 3 हॉटस्पॉट में पहला आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है।
दूसरा आपको ध्यान रखना है इंडो बर्मा, और तीसरा आपको ध्यान रखना है वो है ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन था हॉटस्पॉट क्या है, तो वापस सुन लेना। वे सारे एरिया जिनकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है उनको ही क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट बोलेंगे। और इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट होते हैं, तीन। तीन कौन कौन से होंगे, एक तो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, एक इंडो बर्मा, और एक होगा ईस्टर्न हिमालय। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल एरियाज हैव ग्रेटर बायोडायवर्सिटी देन टेम्परेट एरियाज, और आपको बताना है इसका रीजन क्या है। तो इसका क्या रीजन है, तो ध्यान से सुनना इधर। अगर मैं ग्लोब की बात करूं बेटा, तो ये अपन मान के चलते हैं इक्वेटर है। ठीक है, और सुनो, इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है इसको तो अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल। और देखो, ये है इसके पोल, और पोल के पास जो एरिया होता है, पोल के पास जो एरिया होता है, इस पोल वाले एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेट। सही। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ट्रॉपिकल एरिया की बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है टेम्परेट की कंपैरिजन में, क्यों? तो इसके तीन कारण है, सुनना। पहला, कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है ये ज्यादा लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं, और अनडिस्टर्ब्ड होने की वजह से इनमें स्पीशीज को इवॉल्व होने के लिए टाइम क्या मिलता है, ज्यादा। तो पहला रीजन क्या है कि ट्रॉपिकल एरियाज जो है ये लॉन्ग टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, और लॉन्ग टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड होंगे तो इनमें ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व होने के लिए टाइम क्या मिलेगा, ज्यादा। और टाइम ज्यादा मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा इवॉल्व होंगे, और ऑर्गेनिज्म ज्यादा इवॉल्व होंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसके तीन रीजन है, और पहला रीजन आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल एरियाज रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। इसी वजह से क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रेटर स्पीशिएशन टाइम, इसलिए ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व होने के लिए टाइम क्या मिल जाएगा, ज्यादा। दूसरा कारण क्या है, देखो इधर, ट्रॉपिकल एरिया जो है ये इक्वेटर के पास होते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया में फेवरेबल कंडीशन होती है, और फेवरेबल कंडीशन होने के कारण यहां पर बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फेवरेबल कंडीशन मतलब यहाँ पे रेनफॉल भी बढ़िया होगा, टेम्परेचर भी बढ़िया होगा, सनलाइट भी बढ़िया होगी। तो इन सारी फेवरेबल कंडीशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो दूसरा रीजन क्या है इधर देखो बेटा, कि ट्रॉपिकल एरियाज हैव फेवरेबल कंडीशंस, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ अबंडेंट रेनफॉल है, रेनफॉल भी बढ़िया होता है। और इन सारी फेवरेबल कंडीशन के कारण बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तीसरा रीजन सुनना, ट्रॉपिकल एरियाज जो है इसमें सनलाइट अबंडेंट होगी, और सनलाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो तीसरा कारण क्या है कि ट्रॉपिकल एरियाज में अबंडेंट सोलर रेडिएशन होते हैं, और अबंडेंट सोलर रेडिएशन होने के कारण इन एरियाज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इनकी बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तीसरा रीजन क्या है, तो इधर देखो कि ट्रॉपिकल एरियाज हैव इंटेंस सोलर रेडिएशन,
सोलर रेडिएशन ज्यादा है, और इंटेंस सोलर रेडिएशन होने के कारण इन एरिया की क्या होगी बेटा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, और इन एरिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखो इधर। अब अगला सवाल है कि अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट वर हेल्ड एट, कि अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कहाँ हुई थी, तो सुनो इधर। अगर मैं बात करूं अर्थ समिट की बेटा, तो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और अर्थ समिट जो है ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो मतलब कहाँ हुआ था, ये ब्राजील में। अब बोले अर्थ समिट जो था इसका एम क्या था, तो इसका एम ये था कि बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करनी है और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है। तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के एम को लेकर ही क्या हुआ था अर्थ समिट। कब हुआ था, 1992 में, और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। और एम क्या था इसका, स्टडी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक। अब एक और सवाल पूछा है, वर्ल्ड समिट कब हुआ था, तो सुनो। वर्ल्ड समिट जो है बेटा, ये वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में, और वर्ल्ड समिट हुआ था जोहानिसबर्ग में। और जोहानिसबर्ग कहां पर है बच्चे, साउथ अफ्रीका में। सही। और फिर अगर मैं पूछ लूं इसका एम क्या था, क्यों हुआ था, तो ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रिड्यूस कैसे करना है। बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस कैसे करना है, तो इस एम को लेकर क्या हुआ था वर्ल्ड समिट। तो वर्ल्ड समिट का एम क्या था, इधर देखो, टू रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी लॉस। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखो इधर। अब अगला सवाल है, राइट नोट ऑन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कॉज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या कारण है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का सबसे पहला जो रीजन है बेटा, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला जो है वो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का क्या है, मेन रीजन है। अब क्या है, तो सुनो इधर। हैबिटेट लॉस क्या है, कि जो ऑर्गेनिज्म से, ध्यान रखना, जैसे जैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन और डेवलपमेंट बढ़ने के कारण जो है अपन डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है। और अगर जंगलों की जैसे जैसे कटाई होगी, तो ऑर्गेनिज्म जो है उनके नेचुरल हैबिटेट खत्म होते जाएंगे, और उनके अगर नेचुरल हैबिटेट ही खत्म हो जाएंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो बोले बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का सबसे प्रोमिनेंट रीजन क्या है, तो प्रोमिनेंट रीजन है इसका हैबिटेट लॉस, यानी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उनका हैबिटेट अगर खत्म हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, तो ध्यान रखना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है बेटा, ये क्या है, एरियाज ऑफ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। और ध्यान रखना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है इसको लंग्स ऑफ दी क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और दूसरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट को ही अपन क्या बोलते हैं बेटे, लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्यों बोलते हैं, तो सुनो।
अर्थ के ऊपर जो टोटल ऑक्सीजन है, इस टोटल ऑक्सीजन का 20% जो है वो कहां से आता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट से। अर्थ के ऊपर 20% ऑक्सीजन जो है वो कहां से आती है? रेन फॉरेस्ट से। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखना, प्रोड्यूसेस 20% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। अब सुनो हुआ क्या कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, और किसकी वजह से? तो ध्यान रखना, ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के कारण जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट पहले 14% थे, आज केवल केवल 6% क्या हो गए हैं? बच गए हैं। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के कारण ध्यान रखना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है बेटा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट रिड्यूसेस फ्रॉम 14 टू कितने हो गए हैं भैया? 6%। तो आप खुद बताओ, जो रेन फॉरेस्ट 14 से अब केवल 6% बच गया है, तो अगर केवल 6% बच गया है तो इसका मतलब है रेन फॉरेस्ट का बहुत सारा भाग खत्म हो गया। और अगर हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एक्सटिंक्ट होने का या लॉस का पहला रीजन है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। अब ऑर्गेनिज्म के लॉस होने का दूसरा जो कारण ध्यान रखना है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और सुना, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से दो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, आपको याद रखने हैं। एक तो है स्टेलर सी काऊ, और स्टेलर सी काऊ के बाद एक आपको ध्यान रखना है पैसेंजर पिजन। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म किस वजह से खत्म हो गए? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सही। अब तीसरा कारण आपको ध्यान रखना है बेटा, वो है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीशीज। सही। अब अगला रीजन क्या है? अगर किसी इकोसिस्टम में कोई एलियन स्पीशीज आती है, एलियन स्पीशीज का मतलब है बाहर से आने वाली स्पीशीज। तो अगर किसी इकोसिस्टम में कोई एलियन स्पीशीज आती है, तो एलियन स्पीशीज उस इकोसिस्टम को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज क्या हो जाती है? एक्सटेंट हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का एक कारण यह भी है कि अगर किसी इकोसिस्टम में कोई एलियन स्पीशीज आती है तो उस वजह से इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और वहां पे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? एक्सटेंट हो जाते हैं। तो अब एलियन स्पीशीज की वजह से क्या क्या है, तो देखो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। पहला तो नाइल पर्च। अब सुना, नाइल पर्च जो है ये एक तरह की क्या है? एलियन स्पीशीज है। और नाइल पर्च जो है ध्यान रखना, ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई? लेक विक्टोरिया। नाइल पर्च जो है बेटा ये एक एलियन स्पीशीज है, और ये लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस हुई। और इसके इंट्रोड्यूस होने के कारण लेक विक्टोरिया में जो किकलेड फिश प्रेजेंट थी वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। तो नाइल पर्च के आने से लेक विक्टोरिया के अंदर क्या हुआ बेटा? देखो, गेट एक्सटेंशन ऑफ इंडिजेनस किकलेड फिश। सही। अब देखो एलियन स्पीशीज का एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, देखो, जो कि है आइकॉर्निया। और आइकॉर्निया को ही क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। सही। और इसको ही अपन क्या बोलेंगे? टेरर ऑफ बंगाल।
इसके साथ एलियन स्पीशीज का एक और एग्जाम्पल याद रखना है, पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम को ही क्या बोलते हैं, कैरट ग्रास बोलते हैं। सही। और आप प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ के आते हो कि पार्थेनियम जो है इसके पोलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं, एलर्जी भी कॉज करते हैं। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन सा, अफ्रीकन कैटफिश। और अफ्रीकन कैटफिश जो है इसे क्लेरियस भी बोलते हैं। सही। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि एलियन स्पीशीज जो है वो कौन कौन सी है और वो इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालती है, तो सुनो, एलियन स्पीशीज के आते ही इकोसिस्टम जो है वो क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। और उस इकोसिस्टम के अंदर जो इंडिजिनस स्पीशीज है, पहले से ही प्रेजेंट स्पीशीज है, उनमें से कुछ स्पीशीज क्या होने लगती है, एक्सटिंक्ट होने लगती है। तो सुनो, बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कितने रीजन है, तीन। पहला तो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और तीसरा इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीशीज। अब यहां पर एक मैं और लिख देता हूं, देखो एक और रीजन आपको ध्यान रखना है, को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन क्या कहता है, सुनो, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट होता है, तो उसमें से अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो बोले क्या को एक्सटेंशन से बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, बिल्कुल होती है। कैसे, कि को एक्सटेंशन में क्या होगा कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें से अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया तो उस पर डिपेंडेंट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू एलियन स्पीशीज। फिर पूछा है एलियन स्पीशीज जो है इनका इकोसिस्टम पे डैमेजिंग इफेक्ट होता है क्यों। एग्जाम्पल तो अभी मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एलियन स्पीशीज के एग्जाम्पल बताने, तो अभी बताए, देखो एलियन स्पीशीज एक तो कौन सी याद रख लेनी है, नाइल पर्च, फटाफट साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाओ। और कौन सी याद रखनी है, आइकॉर्निया। और कौन सी याद रखनी है, पार्थेनियम। वैसे यहाँ पे दो ही है लेकिन मैं सारी लिख देता हूं। और कौन सी आपको ध्यान रखनी है बेटा, अफ्रीकन कैटफिश। ये तो हुआ पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा है कि एलियन स्पीशीज का इकोसिस्टम पे डैमेजिंग इफेक्ट होता है क्यों। अच्छे से समझना बेटा कि जो एलियन स्पीशीज है इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, और नेचुरल प्रेडेटर अगर नहीं है तो इन एलियन स्पीशीज को कोई खाएगा नहीं, इन पे कोई फीड नहीं करेगा। और इन पे कोई फीड नहीं करेगा तो इनका नंबर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये उस इकोसिस्टम को क्या करती जाएगी, डैमेज करती जाएगी। तो क्वेश्चन पूछे एलियन स्पीशीज का किसी इकोसिस्टम पर डैमेजिंग इफेक्ट होता है क्यों, क्योंकि सुनना, एलियन स्पीशीज का कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, और नेचुरल प्रेडेटर नहीं होने के कारण इन स्पीशीज पे कोई फीड नहीं करेगा, और इन स्पीशीज पे कोई फीड नहीं करेगा तो इनका नंबर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और इनका नंबर बढ़ेगा तो ये वहां रह रही ओरिजिनल स्पीशीज को या इंडिजिनस स्पीशीज को क्या करती जाएगी, इंपैक्ट करती जाएगी। तो बोले डैमेजिंग इफेक्ट होता है क्यों, क्योंकि ध्यान रखना alien species do not have any natural predator in ecosystem। उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, इसीलिए वो इकोसिस्टम को
जाने पर क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, राइट एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इक्वेशन, और बताना है इस इक्वेशन में z का क्या मतलब है। सही। तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, तो इधर देखो, तो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन है बेटा S इक्वल टू सी ए जेड। इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू सी ए जेड। अब बोले इस इक्वेशन में S का क्या मतलब है, तो इस इक्वेशन में S का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस। ठीक। इस इक्वेशन बोले C का क्या मतलब है, तो इस इक्वेशन में C का मतलब होता है Y इंटरसेप्ट। अब बोले इस इक्वेशन में A का क्या मतलब है, तो इस इक्वेशन में A का मतलब होता है एरिया। और बोले Z का, तो Z का मतलब है यहां पर रिग्रेशन कॉफिशिएंट। Z का मतलब है रिग्रेशन कॉफिशिएंट। और जो Z है इसको अपन स्लोप भी बोलते हैं। सही। अब एक और सवाल पूछा है कि यहां पर Z किसको डिनोट करता है, तो Z का मतलब होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट या स्लोप। और सुना, Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं, Z इज द इंडिकेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सही या गलत, सही, क्योंकि Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो बोले Z किसको डिनोट करता है, तो सुनो इधर, Z डिनोट्स स्लोप, या अपन लिखेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट को। ठीक है। और ये किसको इंडिकेट करता है, तो सुनो इधर, इट इज द इट इज द इंडिकेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या मैं बोल दूंगा ये किसका इंडिकेटर है, स्पीशीज रिचनेस का। अब बोले इंडिकेटर कैसे हुआ, तो ध्यान रखना, Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। अब आपकी बुक में कुछ एरिया के लिए Z की वैल्यू लिखी गई है, जो MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं फॉर स्मॉलर एरिया, अगर मैं स्मॉलर एरिया की बात करूं तो स्मॉल एरिया के लिए Z की वैल्यू होती है 0.1 से 0.2। और अगर मैं बात करूं फॉर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया मतलब जैसे मैं कोई कॉन्टिनेंट ले लूं, तो जो लार्ज एरिया है उसके लिए Z की वैल्यू होती है 0.6 से 1.2 के आसपास। और अगर मैं बोलूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फ्रूगीवोरस बर्ड है, तो इनके लिए Z की वैल्यू होती है 1.15 के आसपास। तो सही। तो बोले एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन होती है S इक्वल टू सी ए जेड। और बोले इस इक्वेशन में Z का क्या मतलब है, तो Z का मतलब है रिग्रेशन कॉफिशिएंट। और Z किसको डिनोट करेगा, तो Z बायोडाइवर्सिटी का क्या है, इंडिकेटर है। बोले कैसे, तो सिंपल, Z की वैल्यू जितनी ज्यादा तो बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही ज्यादा। अब सुनो, अगर इस इक्वेशन को मैं लॉग के फॉर्म में डिराइव करूं, तो इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग S इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A। ठीक है। अब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इतना तो लॉग कैलकुलेशन आपको आता ही होगा।
कि इस इक्वेशन को अगर मैं लॉग के फॉर्म में डिराइव करूंगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, इधर देखो। राइट डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, एक तरफ तो मैं बात करूंगा इन सीटू की, और इन सीटू को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन। और एक तरफ अपन बात करेंगे एक्स सीटू की, और एक्स सीटू जो है इसको बोलेंगे ऑफ साइट कंजर्वेशन। अब क्या है सुनो, अगर ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही क्या किया जाता है, कंजर्व। अगर ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, तो सुनो इधर। इन सीटू में अपन क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स आर कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या किया जाता है, कंजर्व। अगला पॉइंट सुनना, इन सीटू में अगर आपको एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इन सीटू। अगर आपको कोई एंडेमिक स्पीशीज को कंजर्व करना है तो उसके लिए भी क्या यूज किया जाएगा, इन सीटू। तो बोले इन सीटू कहां यूज होता है, तो ध्यान रखना इधर कि कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम और इसके साथ साथ अगर बोले एंडेमिक स्पीशीज है, डन बाय इन सीटू। कि अगर आपको बोले पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है या एंडेमिक स्पीशीज को कंजर्व करना है तो कौन सा मेथड काम में लेंगे, इन सीटू। बोले क्यों, अगर पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है तो वो इकोसिस्टम जहां है वहीं कंजर्व करना पड़ेगा, और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंजर्व करना क्या होगा, इन सीटू होगा। फिर बोला एंडेमिक स्पीशीज को भी इससे कंजर्व करते हैं, कैसे, तो सुनो। जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलती है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलती है, उनको क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीशीज। और एंडेमिक स्पीशीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलती है तो उसको वहीं पे कंजर्व करना पड़ेगा, और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंजर्व करना ही तो क्या कहलाता है, इन सीटू। अब सवाल आता है इन सीटू के एग्जाम्पल लिखो। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो है इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बेटा। पहला एग्जाम्पल अपन को लिखना है नेशनल पार्क। ठीक। नेशनल पार्क के बाद याद रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद आपको याद रखना है इसके अंदर सेक्रेड ग्रूव्स, और इसके बाद आपको याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व। सही। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या रखना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स और बायोस्फीयर रिजर्व। अब बढ़ते हैं एक्स सीटू की तरफ। तो सुनो, ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालकर एक मैन मेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्या करना, कंजर्व करना, इसी को क्या बोलेंगे, एक्स-सीटू। क्या कहा, ऑर्गेनिज्म को नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालकर एक आर्टिफिशियल या मैन मेड एनवायरनमेंट में कंजर्व करना, इसी को क्या बोलेंगे, एक्स-सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे, organisms are taken out from their natural habitat and conserved in
आर्टिफिशियल या मैं बोलूंगा मैन मेड हैबिटेट। अगर आर्टिफिशियल या मैन मेड हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है तो इसी को क्या बोलेंगे, एक्सी टू। अब बोले कहाँ यूज किया जाएगा, तो सुनो, अगर कोई थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड का मतलब है जिनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी नियर फ्यूचर में। तो जो थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालकर आर्टिफिशियल या मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। और मैन मेड एनवायरनमेंट में कंजर्व करना, इसी को तो क्या बोलते हैं, एक्सीटू। तो ये कब यूज करते हैं, तो सुनो इधर, थ्रेटन्ड या मैं लिखूंगा एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज आर कंजर्व्ड। ठीक है। अब बोले इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो सुनो, एक्स सी टू के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो पहला आपको याद रखना है जूलॉजिकल पार्क, है ना, जूलॉजिकल पार्क को जू भी लिखते हैं। इसके साथ साथ अगला याद रखना है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है पोलन बैंक। ठीक है। इसके बाद याद रखना है सीड बैंक। इसके बाद ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एक्सी टू कंजर्वेशन में। सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन। आपको आईयूसीएन का पूरा नाम लिखना है। तो आईयूसीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सही। तो पहला सवाल पूछा है आईयूसीएन का नाम बताना, तो आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। फिर अगला सवाल पूछा है कि रेस्पिरिन ड्रग जो है ना, ये रेस्पिरिन ड्रग कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती है। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं रेस्पिरिन ड्रग की, है ना, और रेस्पिरिन ड्रग किसके ट्रीटमेंट में काम आती है बच्चे, अस्थमा के ट्रीटमेंट में। तो रेस्पिरिन ड्रग जो है बेटा, ये किससे ऑब्टेन्ड होती है, तो रेस्पिरिन ड्रग जो है ये ऑब्टेन होगी राउवोल्फिया वोमिटोरिया से। ठीक है। तो सीधा फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है 1 मार्क में भी, कि रेस्पिरिन ड्रग कौन से प्लांट से ऑब्टेन होगी, तो राउवोल्फिया वोमिटोरिया। और रेस्पिरिन कहाँ काम आती है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, डिफाइन बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या है बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो सुनो, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि मॉलिक्यूलर, जेनेटिक या स्पीशीज लेवल पे, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक या स्पीशीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करके ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक वैल्यू के प्रोडक्ट बनाना, इसी को क्या बोलेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है बेटा, कि मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करके ह्यूमन वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट बनाना, इसी को क्या बोलेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, इधर देखो, तो बोले बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, तो सिंपल सा इधर देखो कि स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पे, एट मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और किस लेवल पे,
स्पीशीज लेवल पे फॉर किसके लिए भैया, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए जेनेटिक स्पीशीज और मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करना, इसी को क्या बोलेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। कि अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू के लिए बायोडाइवर्सिटी की जेनेटिक, मॉलिक्यूलर या स्पीशीज लेवल पे स्टडी करोगे तो इसी को क्या बोलेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब अगला और बहुत ही आसान सवाल है, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्यों? तो वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और कुछ रीजंस अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। इधर देखो, तो यहां पर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ध्यान देना, इधर देखो अलग अलग व्यूज है। इसमें सबसे पहला जो व्यू आता है वो है नैरो यूटिलिटेरियन। ठीक है, अब सुना, नैरो यूटिलिटेरियन व्यू क्या कहता है? ये व्यू कहता है कि बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को बहुत सारे डायरेक्ट फायदे और ह्यूमन को बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट है, इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो नैरो यूटिलिटेरियन व्यू क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट है और इन डायरेक्ट बेनिफिट के लिए ही बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व। डायरेक्ट बेनिफिट यानी बायोडाइवर्सिटी से हमें फूड मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, वुड मिलती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है। तो ये सारे डायरेक्ट फायदे किससे है बेटा, बायोडाइवर्सिटी के। तो इसी से अपन लिखेंगे नैरो यूटिलिटेरियन। तो नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है, जिसमें डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट है, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट क्या है कि अपन को इससे फूड मिलता है, फूड के साथ साथ फाइबर मिलता है, फाइबर के साथ साथ फायरवुड भी मिलती है, फायरवुड के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे रेजिन, टैनिन, गम और इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती है। सही। तो नैरो यूटिलिटेरियन व्यू क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट है। अब एक और व्यू है बेटे जिसको बोलेंगे ब्रॉड यूटिलिटेरियन। अब ये व्यू क्या कहता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इकोसिस्टम सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो ये व्यू क्या कहता है बेटा कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज, कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये इकोसिस्टम सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसीलिए इसे कंजर्व करना चाहिए। अब सवाल आता है ये इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, तो सुनो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ये 20% ऑक्सीजन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन, 20% ऑक्सीजन बनाते हैं, इसीलिए इनको लंग्स ऑफ दी क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। तो बता, अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन बनाते हैं और वही ऑक्सीजन अपन रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बता, बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम सर्विस में फायदा है या नहीं है? है। आप खुद देखो, रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन बनाता है और हमसे कोई चार्जेस नहीं लेता, इसलिए हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता है। अगर अपन एक ऑक्सीजन सिलेंडर की आज वैल्यू पता करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि
अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो ऑक्सीजन बनाता है उस ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन कहता है कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज में रोल प्ले करता है। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है जैसे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा बहुत सारे पॉलिनेटर्स की। सुनो, पॉलिनेटर्स जो होते हैं बेटा, ये प्लांट के लिए पॉलिनेशन करते हैं, और ये प्लांट के लिए पॉलिनेशन करते हैं तभी प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तभी अपन को फ्रूट और क्या मिलेंगे, सीड मिलेंगे। तो पॉलिनेटर्स जो है बेटा, इनको भी किस में रखेंगे, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में, क्योंकि ये भी किसका हिस्सा है, इकोसिस्टम सर्विसेज का। अब तीसरा जो है बेटा वो है एथिकल व्यू। अब एथिकल व्यू क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन बहुत सारे प्लांट और एनिमल की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, इसीलिए हम बहुत सारे प्लांट और एनिमल की पूजा करते हैं। तो हमें इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। क्लियर है? तो इसके साथ ही बेटा अपन आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और मैंने सवालों के फॉर्म में लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। लॉन्ग आंसर कोई आएगा नहीं, तो आपको वेरी शॉर्ट एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स पे ही क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर है? तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।